नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती जो कि बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों, और जिसका एग्जाम जुलाई लास्ट में होना भी है। मतलब हम लोगों के पास 2 से 3 महीना का समय है अच्छा से पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आप 2 से 3 महीना अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, एक रणनीति के तहत नहीं पढ़ते हैं, तो दोस्तों मुश्किल होने वाला है। और ये वैकेंसी भी बहुत बड़ा है और इसके बाद इलेक्शंस भी होना है। तो इलेक्शंस के बाद वैकेंसी कब आएगा कोई पता नहीं है, इसलिए एक टारगेट फिक्स कीजिए और इसी वैकेंसी में एक सीट लेने का कोशिश कीजिए अपना। ठीक है, ये प्रहार बैच लीजिए। प्रहार बैच में आपको एक कंप्लीट तैयारी होगा और 100% आपको रिजल्ट यहां से होगा। ठीक है, इस बैच में अभी जो आपका चल रहा है खान सरकार न्यू प्रैक्टिस सेट जो आया है उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं। उसमें 17वां क्लास है, 17वां प्रैक्टिस सेट आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, कंप्लीटली ये सेट जो दोस्तों बनाया गया 9th और 10th के जो है आधार पर बनाया गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ये सेट बनाया गया, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से दिए हुए हैं और सभी का मैंने डिस्कशन भी अच्छे से किया है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझाया है। तो सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग अच्छे से समझना और देखना क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका जो दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ दे देते पहले बनाने के लिए प्रहार बैच में, तो आप लोग बना के मिला के आप कमेंट में जरूर लिखेंगे आपको कैसा लगा ये सेट और कैसा लगा ये यानी कि क्लास, और सभी लोग स्कोर जरूर उसमें लिखेंगे। तब जाके एक आपका रणनीति आएगा, अपने मन में आप ऊर्जा उत्पन्न होगा। ठीक है, ये जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना, सभी लोग इस वीडियो को शेयर भी कर देना और लास्ट में ये जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था या पतन नगर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो लोथल हो जाएगा। क्या होगा, लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब लोथल यहाँ पे आया तो लोथल याद रखना दोस्तों गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है, तो याद रखना ये भोगवा नदी किनारे। क्या हो जाएगा, भोगवा नदी किनारे। ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रखना। कालीबंगा पूछे तो राजस्थान में हो जाएगा। मोहनजोदड़ो दोस्तों ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। ये सब आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन का कहाँ आरंभ किया था। धर्मचक्र प्रवर्तन का कहाँ से आरंभ किया था, तो याद रखना सारनाथ से दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखना। और यहाँ पे दोस्तों जो दिया गया था ये गौतम बुद्ध के द्वारा ये पहला उपदेश है, इसी को जो है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो कंफ्यूज मत करना, अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया, तो ये सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखना। इसको ज्ञान की प्राप्ति याद रखना बोध गया में हुआ था। जहाँ पर बोध गया में दोस्तों हुआ था, 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। और ये टोटल पीरियड जो लगा इसको ज्ञान प्राप्ति में 6 वर्ष का लगा था। ये भी पॉइंट आपको पूछा जाता है, कितने वर्ष की अवस्था में जो है गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, तो 29 वर्ष की अवस्था में। और कितने वर्ष की अवस्था में उसे जाके ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो 35 वर्ष की अवस्था में। और इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे किया, तो ये बोध गया में किया था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध जो है किस घटना से, ये पूछा गया। राइट आंसर क्या होगा, दांडी मात्र, यानी कि दांडी यात्रा जो था इसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दांडी मार्च या दांडी यात्रा दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। 12 मार्च 1930 को ये चालू हुआ था। ठीक है, और ये 5 अप्रैल दोस्तों 1930 को जो है दांडी पहुंच गए थे। साबरमती से ये दांडी यात्रा की शुरुआत हुआ था और ये दांडी पहुंचे थे जो है 5 अप्रैल 1930 को। तो ये आपको यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट है। टोटल 24 दिन इसको लगे थे दोस्तों यहाँ पे जाने में। ठीक है, आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था। लाला हरदयाल का संबंध दोस्तों किस क्रांतिकारी संगठन से है, तो ये क्या होगा, गदर पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में दोस्तों जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है दोस्तों जो है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ये दोनों मिलकर दोस्तों किया था। इस पार्टी के संस्थापक जो माना जाता है सोहन सिंह भाखना को, और लाला हरदयाल को जो है इसका महासचिव बनाया गया था। ये भी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे कि जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। मतलब 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। क्या हो जाएगा राइट आंसर 5 का, तो ये जो है आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था।
ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का जो है प्रथम यानी कि वायसराय पूछा जा रहा है। 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखना। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल रहा था ये डलहौजी के बाद दोस्तों आया था, 56 से लेकर के ये 62 तक रहा था। ठीक है, ये 56 से लेकर के 62 तक रहा था, ये भी यहाँ से याद रखना। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है बाद में क्या किया, तो वायसराय घोषित किया गया था। इसी के तहत जो ये पहला दोस्तों जो वायसराय बने थे वो लॉर्ड कैनिंग बने थे, ये आपको पूछा जाता है। या अंतिम अगर जो पूछ दे आपसे कि अंतिम गवर्नर जनरल, तो आपको कैनिंग, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था। चिपको आंदोलन का संबंध दोस्तों जो है याद रखना, ये पेड़ों की कटाई से या वन संरक्षण से। आंसर क्या होगा, ये उत्तराखंड से शुरुआत हुआ था, ये 1973 में। ठीक है, 1973 में ये चमोली जिला से, ये कभी कभी आपको जो है जगह पूछ देता है, तो चमोली जिला यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इसके मुख्य नेता अगर पूछे, ठीक है, तो इस सपोर्ट करने वाले यानी कि अग्रणी रूप से जो दोस्तों भाग लिया तो सुंदरलाल बहुगुणा था, ये भी पॉइंट याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय का शुरुआत हुआ था दोस्तों कब। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी दोस्तों किस युद्ध के बाद। इसका राइट आंसर देखेंगे बी हो जाएगा, अफीम युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, अफीम युद्ध दोस्तों यहाँ से याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, इंग्लैंड में किस वर्ष में कर यहाँ पे कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन, या इसी को बोलते हैं गौरवशाली क्रांति, या इसी को बोलते हैं रक्तहीन क्रांति। क्या बोलते हैं, रक्तहीन क्रांति भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत जो हुआ था वहां पे कब हुआ था, ये 1688 में दोस्तों। ठीक है, ये 3 दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप से जो है घुमा घुमा के पूछता है, शब्द अलग अलग करके। एक पूछेगा गौरवशाली क्रांति, एक पूछेगा रक्तहीन क्रांति, एक पूछेगा ग्लोरियस रेवोल्यूशन। याद रखना तीनों का राइट आंसर इंग्लैंड में ये हुआ था 1688 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे दोस्तों ये बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी आर अम्बेडकर यहाँ से याद रखना। संविधान सभा के अगर अध्यक्ष पूछता तब होता दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो पॉइंट याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि भारत का संविधान कब अपनाया गया। भारत का संविधान दोस्तों कब अपनाया गया, 11 का राइट आंसर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने बहुत डिफाइन करके बताया है। जब अपनाया गया का बात आए, जब बनकर तैयार हुआ का बात आए, जब स्वीकृत का बात आ जाए, उसका तीनों का राइट आंसर एक ही होता है, 26 नवंबर 1949 होता है। जब, ये चीज तो समझ गए, जब एक और लगा लेना, जब लागू यहाँ पे कह दे, जब लागू लगा रहे उस शब्द में कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तब इसका राइट आंसर होता है 26 जनवरी 1950। समझ गए, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, बनकर तैयार हुआ था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनने में टोटल कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन दोस्तों लगा था। ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय रखा गया है। तो देखिए समवर्ती सूची दोस्तों है 3 प्रकार से भारत में मुख्य रूप से जो है सूचियां हैं। जैसे आपको समवर्ती सूची, संघ सूची और एक आपका जो है राज्य सूची। राज्य पे राज्य सरकार कानून बनाता है, संघ पे संघ यानी कि केंद्र बनाता है, और समवर्ती पे जो है दोनों मिलके बनाता है। ये जो दोस्तों सूची है याद रखना, अनुसूची अगर पूछे तो ये 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है संविधान में, 7वीं अनुसूची में। इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि समवर्ती सूची में आएगा तो ये ट्रेड यूनियन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है किसमें। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें शामिल नहीं है ये बताना है। इसको जो रखा गया दोस्तों अनुच्छेद 19 में, और ये बताना है कि कौन इसमें शामिल नहीं किया गया। 13 का राइट आंसर याद रखना सी हो जाएगा, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार ये आपको दोस्तों नहीं है। एक पॉइंट याद रखना दोस्तों, पॉइंट नहीं आपको जो दिए हैं पीडीएफ, ठीक है, ई बुक दिए होंगे, ठीक है, 2 ई बुक मिला है आप लोगों को। पीडीएफ का एक संपूर्ण जो है आप लोगों को जो है अनुच्छेद के साथ जो जो वीवीआई पॉइंट सब है उन सभी का पीडीएफ मिला है, और एक जो पीडीएफ दिए हैं ई बुक वाला वो ओनली अनुच्छेद का है। उसमें जितना अनुच्छेद है आपको छांट के लगभग 150 के आसपास है। अगर उतना अनुच्छेद को आप अगर अच्छे से देखते भी रहेंगे तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, और वो एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उसमें, मोस्ट वीवीआई। तो उन पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, रिवीजन करेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों जो होता है किसके बाद। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके बाद होता है, तो ये होता है दोस्तों याद रखना 5 साल के बाद, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव जो आने की कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्षों का होता है। क्या होता है, 5 वर्षों के इसके जो है कार्यकाल होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, भारत का संविधान जो है भारत के न्यायवादी, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है किसको।
तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र में करता है राष्ट्रपति, और राज्य में जो महाधिवक्ता होता है उसका जो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल करते हैं। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा सीधा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये अनुच्छेद 76 में है, ये भी याद रखेंगे। अगला देखेंगे क्या पूछ रहे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधार से संबंधित कौन सा इसमें से एक समिति नहीं है? ये आपका राइट आंसर वाई, यानी कि दोस्तों वाई के अलग समिति हो जाएगा। वाई के अलग समिति दोस्तों इससे नहीं है। बाकी जो है दिनेश गोस्वामी, तारकुंडे और इंद्रजीत गुप्ता, ये तीनों याद रखना है कि चुनाव से संबंधित यानी कि सुधार से संबंधित क्या है? समितियां हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, महापौर जो है किसका प्रमुख होता है? महापौर किसका प्रमुख होता है? ये सारा क्वेश्चन आपको 9th 10th के सिलेबस में पढ़ा रहे हैं। 10वीं कक्षा का सिलेबस जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है। अब आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है, फिर आपका 9th क्लास का सिलेबस पढ़ाएंगे प्रहार बैच में। और ये भी क्लास प्रहार बैच का ही, अभी जो आप ये क्लास लगा रहे हैं इसका PDF हम एक दिन पहले दे दिए हैं प्रहार बैच में, ताकि वो बनाए यहाँ पे बना के कॉपी पे ओमार पे, तब अगर ये क्लास आप करते हैं तो आप 100 प्रश्नों को अच्छे से जान पाएंगे। और ये जानना डेली आपको देंगे, डेली जानना बहुत जरूरी है, तब जाके आपका एक्सपीरियंस बनेगा, हैबिट बन जाएगा, अपने आप को तैयार महसूस करेंगे। तो इसीलिए प्रहार बैच बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का दोस्तों ये नगर निगम, नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं वो महापौर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी दोस्तों याद रखना। बिहार में जो है वर्तमान में, बिहार में पूछे नगर निगम की वर्तमान में संख्या कितना है? 19 हो गया है, ठीक है, 19 हो गया है। और ये 19वीं अगर आपसे पूछ ले तो सहरसा है, ठीक है। 19वीं नगर निगम कौन सा है? सहरसा है। ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे EVM का जो है महत्व क्या, मतलब क्या होता है? EVM का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, ठीक है। EVM का फुल फॉर्म क्या होता है? 18 का बताइए। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आंसर क्या होगा? ये डी आपका राइट आंसर होगा। इसका प्रयोग पहली बार जो किया गया था EVM का, याद रखना और लिख भी लेना, 1982 में दोस्तों किया गया था पहली बार इसका। 1982 में ये केरल में पहली बार प्रयोग किया गया था, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहे, केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? क्या होगा राइट आंसर यहाँ से? देखिए भूल से भी स्मृति ईरानी नहीं लगा देना, क्योंकि स्मृति ईरानी इस बार तो लोकसभा की सदस्यता से भी हार गई, पता है ना, हार गई थी। तो ये आपका ये नहीं होगा। अभी जो वर्तमान में है याद रखना, इसका राइट आंसर हालांकि डी होगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान में है यानी कि महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी है। कौन है? अन्नपूर्णा देवी, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है किसकी यानी कि किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? अब ग्रह नहीं है तो प्लूटो, सभी को पता है कि प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, भूमध्य रेखा जो है निम्न में से किस देश से होकर के गुजरती है? भूमध्य रेखा किस देश से होकर के गुजरती है ये बताना है। 21 का राइट आंसर ये केन्या से होकर के गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लेना, भूमध्य रेखा टोटल 13 देश से होकर के गुजरती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भूमध्य रेखा बताइए कि कुल कितने देश से होकर के गुजरती है, तो टोटल 13 देश से होकर के ये गुजरती है, याद रखना। इसमें आपका इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम, प्रिंसिप, कांगो गणराज, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। यहाँ से 13 जो देश है यहाँ से होकर के ये गुजरती है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है महाद्वीप में यानी कि 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? 2 महाद्वीप में दोस्तों ये फैला हुआ है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर 22 का क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा दोस्तों, इस्तांबुल। क्या होगा? ये इस्तांबुल यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, इस्तांबुल यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। इस्तांबुल जो है 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? फर वनस्पति दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा अल्पाइन वन से। तो ये पूछा जाता है कि अल्पाइन वन यानी कि फर वनस्पति जो है किस वन में पाया जाता है? अल्पाइन वन में दोस्तों ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे, निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? ये ऑप्शन में बताना है। ऑप्शन के अनुसार ये अमेजन नदी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार ये अमेजन नदी, क्योंकि अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन है? तो पहली नील नदी है, ये भी यहाँ से याद रखेंगे। पहली नील नदी है और दूसरी अमेजन नदी है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और ये दक्षिण अमेरिका की नदी है अमेजन नदी, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी। चलिए आगे बढ़ेंगे, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है दोस्तों कौन सा देश? गंगा नदी की सफाई कार्यक्रम में सहयोग कौन सा देश कर रहा है ये पूछ रहा है। याद रखना जर्मनी के द्वारा ये सहयोग मिल रहा है,
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, जर्मनी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, दिया यहाँ पे कि मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है। मुर्गियों का या अंडों का अत्यधिक उत्पादन किस में होता है, कौन सी क्रांति वो है, तो ये है आपको रजत क्रांति। तो पूछा जाता है कि अंडा उत्पादन किस क्रांति में है, तो रजत क्रांति में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, मांस और पोल्ट्री जो दोस्तों होता है ये गुलाबी क्रांति होता है, मांस, ठीक है, गुलाबी क्रांति होता है, याद रखना। भूरी क्रांति तो जानवे करते दोस्तों उर्वरक के लिए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी बगान फसल नहीं है, कौन सी बगान फसल दोस्तों नहीं है, 27 का राइट आंसर बताइए। तो मोटा अनाज एक बादाम यानी कि दोस्तों क्या है, तो बगान की फसलें नहीं है। मोटा अनाज में कौन कौन आता है, जैसे जौ हो गया, ज्वार हो गया, कुछ दालें भी आती है, ये सभी आपको कहते हैं मोटा अनाज में आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी कॉफी, चाय और काजू वो आपका बगान की खेती है, बगान खेती, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, चाय के उत्पादन में असम पहले स्थान पे है और कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पे है, ये भी पॉइंट लिख लेना। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है, ये भी सारा सिलेबस का क्वेश्चन है, इसीलिए सेट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें A to Z क्वेश्चन सिलेबस से उठा के दिया है। ठीक है, और आपको याद रखना है दोस्तों, जब तक आप अच्छे से सिलेबस एक बार नहीं पढ़ेंगे आपका रिजल्ट इस बार डॉट में रहेगा। ठीक है, आपको बार बार ये चीज़ बता रहे हैं, इसलिए प्रहार बैच लीजिए। प्रहार बैच में आपको जो है कंप्लीट सिलेबस की तैयारी हो रहा है, 9th 10th का कंप्लीट सिलेबस की तैयारी उसमें हम करवा रहे हैं, साइंस आर्ट सभी चीज़ का। ठीक है, मैथ, हिंदी, बिहार जी के सारा चीज़। चलिए 28 का राइट आंसर क्या होगा, ये चावल। चावल क्या है, तो खरीफ फसल में आता है। कौन सी फसल में, खरीफ फसल में आता है, यानी कि ये आपका नहीं है। बाकी जो है राई यानी कि सरसों हो गया, गेहूं हो गया और चना, ये सभी रबी फसल का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा, 2011 के जनगणना अनुसार भारत के किस राज्य का जो सर्वोत्तम साक्षरता दर है। तो जब भी ये डाटा दोस्तों आपसे पूछा जाएगा तो ये 2011 के जनगणना बेस पे ही पूछा जाएगा। अब बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ। ठीक है, और प्रत्येक 10 साल पे ये दोस्तों जनगणना के प्रावधान था, लेकिन 2011 में हुआ था तो आपको 2021 में होना था, तो उस समय कोविड आ गया था, इसके कारण नहीं हुआ था। अब आगे कब होगा इसका कोई पता नहीं है। क्या हो जाएगा राइट आंसर से 29 का, तो ये बी होगा, केरल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, केरल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा है, रॉबिन्सन के अनुसार निम्न में से जो है कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। 30 का राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ये असीमित आवश्यकताएं, असीमित आवश्यकताएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ए दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछे, यहाँ पे कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक इसमें से कौन सा है। एक सूचकांक जो है कौन सा है, तो ये सी हो जाएगा, उपभोक्ता की कीमत सूचकांक। क्या होगा, उपभोक्ता की कीमत सूचकांक, यानी कि ऑप्शन जो है सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करें कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से एक पहले नोट कर लेना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ, 1887 में हुआ। और ये किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना दोस्तों, ये जो है सर विलियम मोइर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहाँ से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से किसने जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये जॉन लॉक दोस्तों किया। किसने किया, जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखना, जॉन लॉक यहाँ से दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जो कि एक राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी, साम्यवाद को रोकने के लिए, तो ये आपका नाटो दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाटो की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1949 में किया गया था, जो कि एक यूरोपीय दोस्तों देशों की एक जो है संगठन है। आंसर क्या हो जाएगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहाँ से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। नाटो का मुख्यालय पूछे तो ब्रुसेल्स में है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, ये भी याद रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है, याद रखना 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखना। और ये जो अधिकार मिला है, आप मतदान गिरा जो रहे हैं, इसको ये जो अधिकार मिला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो 326 अनुच्छेद के तहत आपको मतदान गिराने का अधिकार मिला है। ठीक है, और निर्वाचन आयोग का गठन जो है आपको 324 में है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में आयोजित यहाँ पे काम्पील मेला, क्या है, काम्पील मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है।
यानी कि कौन से समुदाय के लोग ये मेला का आयोजन करते हैं। राइट आंसर याद रखना ये जैन समुदाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए यहां से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहा दिया यहाँ पे कि वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा केचुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। केचुआ, केचुआ को एक क्वेश्चन और लिख लेना, किसान का मित्र अगर आपसे पूछे किसे कहा जाता है तो केचुआ को कहा जाता है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। कैसा लग रहा सेशन ये कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद प्रहार बैच का जानकारी थोड़ा ले लीजिए। प्रहार बैच अगर आप चाहते हैं या वर्दी का आप सपना देख रहे हैं कि हमको इस बार लेना है, इसमें एक रिजल्ट लाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजल्ट दोस्तों देने वाला है। लगभग 1 लाख रिजल्ट आपका आएगा पीटी के लिए। अगर उसमें आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो ये प्रहार बैच से आज ही जुड़ जाइए। ठीक है, 93 41 54 24 10 ये दोस्तों नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। मात्र ये कोर्स दोस्तों 250 रुपया का है। ठीक है, और कंप्लीट तैयारी होगा, एक गारंटी के तौर पे कि आपका रिजल्ट होगा। इतना हम आपको इसमें तैयारी करवा रहे हैं और इतना तैयारी हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो आज ही इस बैच से जुड़ जाएंगे और बेहतरीन बैच है, इसमें आपको 100% सफलता मिलेगा। 250 रुपया दोस्तों कुछ भी नहीं है। एक बार अगर आपका रिजल्ट हो जाता है तो ये 250 कुछ भी नहीं है। ठीक है, 250 में रिचार्ज भी नहीं होता 1 महीना का। ये एकदम दोस्तों बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। आप आराम से 250 में ये बैच ले सकते हैं और इसके बाद कोई चार्जेस नहीं लगेगा। एग्जाम तक आपका टेस्ट फ्री मिलेगा, पूरा सिलेबस फ्री मिलेगा। ठीक है, सारा चीज़ गाइडेंस आपको फ्री में मिलेगा। कोई डाउट्स हो क्वेश्चन में तो इस नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन करके या मैसेज करके। ये सारा सुविधा आपको इस बैच में है, प्रहार बैच में। जो लेना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाएंगे और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। सबसे पहले सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, सर हमको प्रहार बैच चाहिए। ठीक है, प्रहार बैच चाहिए या बिहार पुलिस का तैयारी करना है। फिर आपको दोस्तों स्कैनर भेजेगा इधर से। ठीक है, स्कैनर भेजेगा, उस पर आपको जो है 250 रुपया का पेमेंट करके अपना नाम और जिला लिख के भेज देंगे। प्रहार बैच आपको जो है मिल जाएगा और प्रहार बैच मिल जाएगा, उसमें ऐड कर दिया जाएगा बैच में और आपको जितने भी क्लास है उसका PDF तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा बैच है, याद रखना इस बात को। इसमें कंप्लीट हम एक तरह से रणनीति के तहत, सिलेबस के तहत और आपको पिछला जो है उसको फॉलो करके सारा चीज़ हो रहा है। ठीक है, आज ही इस बैच से जुड़ जाएंगे और वर्दी का सपना पूरा करेंगे। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। 38 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है। कितना बार ये क्वेश्चन आपको बताएं, अकोशिकीय जीव है, क्या होगा ये, विषाणु हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। वायरस इसका यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायरस यहाँ से जो है इसका राइट आंसर होगा। वायरस दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। 38 का बी हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा दिया यहाँ पे कि मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो याद रखना यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूरिक एसिड दोस्तों इसमें पाया जाता है, यूरिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, दूध दही ये सभी में पाया जाता है, पनीर में भी पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। टॉनिक एसिड जानते हैं किस में पाया जाता है, चाय में। याद रखना ये चाय में दोस्तों होता है। मेलिक किस में होता है, तो सेब में। मेलिक एसिड अगर पूछे सेब में ये पाया जाता है, एप्पल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है, यानी कि सबसे बड़ी धमनी जो है मानव शरीर का, उसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे महाधमनी या एवोर्टा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। महाधमनी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो कि हृदय से दोस्तों क्या होता है, तो बाएं नीलंद की ओर ये प्रारंभ होता है, याद रखना। आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, बायोलॉजी एकदम बेहतरीन तरीका से सिलेबस में 10वीं कक्षा का खत्म हो गया है। ठीक है, वो आपको जो है जब बैच लेंगे तो सारा PDF आपको और क्लास मिल जाएगा तुरंत। सारा सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट खत्म हुआ उनका तुरंत PDF और आपको वीडियो उसका मिल जाएगा। पुनर्जनन की को जो है घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह की परिभाषा किया जाएगा ये पूछ रहा है। 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा। समान कोशिका द्वारा नाश हो चुके कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, वंशागति का क्रोमोसोम का वाद का सिद्धांत किसने दिया। वंशागति का दोस्तों यहाँ पे क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का डी होगा। ये सटन एवं बाबेरी, क्या हो गया, सटन एवं बाबेरी दोस्तों याद रखना। गुणसूत्री सिद्धांत इसी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है। क्या है, पीड़ाहारी दोस्तों यहाँ पे कर है, तो कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है ये बताना है। ये आपका नवलजीन जो देख रहे हैं, नवलजीन एक जो है ये क्या है, तो एक पीड़ाहारी दवा है, एक दर्द निवारक दवा भी ये है। आंसर क्या होगा, ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना। एनाल्जेसिक भी एक होता है जो कि एक दर्द निवारक दवा है।
तो देखिए यहाँ पे मेडिसिन का नाम भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो आप जो खाते हैं उस मेडिसिन को देखिए कि आप कौन सा मेडिसिन खा रहे हैं और किस रोग में खा रहे हैं, या क्या हुआ है जो मेडिसिन खा रहे हैं। एग्जाम में ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा है। पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा है। तो सभी को पता है क्या होगा यहाँ से, ये आपका जो है फास्फोग्लिसरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होगा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये आपको याद रखना फॉलिक एसिड। क्या होगा, फॉलिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कौन सी गैस जो है वायुमंडल के ओजोन स्तर पर अपघटित करती है, जिसके कारण ओजोन का स्तर भी कम होते जा रहा है। ओजोन स्तर कम होना मतलब बहुत ही हानिकारक चीज है, क्योंकि याद रखना ओजोन स्तर ही हम लोगों को जो है पारावैंगनिक किरणें से बचा रहा है। पारावैंगनिक किरणें जो दोस्तों रोशनी, सूर्य की रोशनी से आ रहा है, जो कि हमारे शरीर में त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, उसे ओजोन स्तर ही बचा रहा है। इसको भी अपघटित कौन कर रहा है, तो CFC। क्या होगा ये राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। कौन यहाँ पे मूल मात्रक का उदाहरण दोस्तों नहीं है। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये डी होगा, ओम यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। मूल मात्रक में दोस्तों टोटल 7 आते हैं, जिसमें आपको ये नहीं है, ध्यान रखना। मीटर हो गया, एम्पियर हो गया, सेकेंड हो गया, ये सभी इसमें आते हैं, लेकिन ये ओम नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, समीकरण यहाँ पे दिया है V = U + AT। ये सूत्र तो सभी को याद होगा, लेकिन ये क्या है, कौन सा सूत्र है, कौन सा ये सूत्र है, क्या है, ये याद रखना। ये वेग समय ग्राफ का एक कार्य का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, बल का दोस्तों यहाँ पे करें कि बीमीय सूत्र क्या होता है या समीकरण क्या होता है। बल का बीमीय समीकरण क्या होता है, 49 का राइट आंसर बताइए। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए इसका जो होता है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हम लोग लिखते हैं बल का SI यूनिट में, या इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। केजी को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, एम में डिनोट करते हैं, और मीटर जो है इसको एल में डिनोट करते हैं लंबाई में, और टी यानी सेकेंड है तो टी से करते हैं। लेकिन ये क्या है, यानी कि बाय लगा हुआ है ना, पर लगा हुआ है, यानी कि ऊपर जाएगा तो -2, यही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या होता है, बल का एस यानी कि बीमीय समीकरण होता है, बीमा होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। 49 का सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है कि KWH डैश की इकाई है। KWH किसकी इकाई है, तो किसका हो जाएगा, ये ऊर्जा का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ये ऊर्जा का है, और खास करके विद्युत ऊर्जा की जो खपत होता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनाई जा सकती है जब परावर्तक सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितना होगा। तो कितना होना चाहिए, ये दूरी जो है कितना होना चाहिए कि आप स्पष्ट सुन पाएंगे, तो ये 17 मीटर मिनिमम होना चाहिए। 17 मीटर दोस्तों होना ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया, 17 मीटर यहाँ से याद रखना। और ध्वनि जो है आपके जो कान पर कितना सेकंड तक प्रभाव डाल के रखता है, तो मात्र 1/10 सेकंड तक। ठीक है, उसके बाद ये निकलना शुरू हो जाता है, निकल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे, जब दूध को बिलोया जाता है, क्या किया जा रहा है, दूध को दोस्तों यहाँ पे करें कि जब बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है। बिलोया जाता है तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब आप जो मक्खन को जब बिलोते हैं तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मलाई बाहर निकलने लगता है, पृथक होने लगती है। ये जो राइट आंसर यहाँ से होगा, तो ये किस यानी कि क्या इसमें बल लग रहा है, तो ये अपकेंद्रीय बल का इसमें यूज हो रहा है, अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन आपका जो क्या होता है बल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले यहाँ पे देखेंगे, जल का हिमांक बिंदु कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे सारा चीज है, जल का हिमांक भी है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। लेकिन ये 4 डिग्री सी क्या होता है, जल का अधिकतम अपवर्तनांक होता है। ठीक है, और जल का अगर क्वथनांक पूछे तो 100 डिग्री होता है। ये सारा चीज आपको इसमें दिया गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछा है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह जो है प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, कौन सा वह किरण है, किस रंग का वो किरण है, ये बताइए। तो ये बैगनी रंग का किरण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे थे यहाँ पे कि विद्युत धारा का परिणाम क्या है, विद्युत धारा का परिणाम मापने के लिए किस जो है उपकरण का प्रयोग करते हैं, मापने के लिए तो आमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अगर पूछे आपसे किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका पता कैसे लगाएंगे, तो ये गैल्वेनोमीटर के द्वारा लगाया जाता है।
तीन प्रश्न हो गया। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा को किस में मापते हैं, किससे मापते हैं, तो आमीटर से। विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका पता कैसे लगाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से लगाते हैं। तीन क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता है वो कौन सा है। मौसम को दोस्तों यानी कि प्रभावित से नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा जल वाष्प। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा, ठीक है। क्योंकि जल जो है पृथ्वी पर कई रूप में, अलग अलग रूप में ये मिल सकता है, और आसमान में जल वाष्प बादल के रूप में है, समुद्र में समुद्री जल के रूप में है, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक है, कौन से विद्युत का कुचालक है, तो सिंपल है, क्या होगा, प्लास्टिक हो जाएगा। सबसे ज्यादा सुचालक चांदी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग क्या होता है। स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग जो दोस्तों होता है वो क्या होता है, ये NH/2π होता है। NH/2π ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। याद रखना, ये फॉर्मूला पूछ सकता है। चिली सोडा क्या है, चिली सोडा या इसी को बोलते हैं साल्ट पीटर। साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है, तो ये किसका सामान्य नाम होता है, तो याद रखना ये ए हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। NaNO3 का है, किसका है, NaNO3 का है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ए दोस्तों यहां से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पायरीमीडियन क्षार नहीं है। पायरीमीडियन क्षार दोस्तों एक नहीं है। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये गुआनिन। क्या होगा, ये गुआनिन दोस्तों यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा। डी जो है यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है, गुआनिन यहां से इसका राइट आंसर होगा, याद रखना। गुआनिन DNA और RNA में क्या होता है, तो पाया जाने वाला एक जो है न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, EDTA क्या है। EDTA का जो है लिगेंड्स क्या है, लिगेंड्स है यहाँ पे। 61 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हेक्साडेंटेंट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, हेक्साडेंटेंट इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन दोस्तों क्या होता है, जो अपने फॉर्म में पुनः लौट आए। समझ रहे बात को, जैसे बर्फ को अगर आप जो गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, अगर पानी को जमाएंगे तो बर्फ बन जाएगा। तो क्या हो रहा है, फॉर्म दोनों एक दूसरे में दोहरा रहे हैं। बर्फ पानी बन रहा है, पानी फिर बर्फ बन रहा है, फिर बर्फ पानी बन रहा है। तो ये भौतिक चेंजेस का बात हो गया। जैसे चीनी का पानी में घोलना, ये भी भौतिक चेंजेस की बात है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक में होता है कि अगर वो फॉर्म चेंज हो गया तो दोबारा वो अपने फॉर्म में यानी कि अपने ओरिजिनल स्थिति में नहीं आ सकता है, ठीक है, ये आपका होता है। तो भौतिक परिवर्तन चुनना है। तो लकड़ी का जलना, सिंपल यहाँ पे देखेंगे तो लकड़ी का जलना यहाँ से दोस्तों क्या है, तो देखिए ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। अगर जल गया तो दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते हैं। कागज के टुकड़े का जलना नहीं बना सकते हैं दोबारा। लोहे का जंग लगना, ये भी आप दोबारा उसी फॉर्म में उतना ही दोस्तों जो है नहीं कर सकते हैं। एक रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सभी आपका क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन कोको कोला में अगर नमक डालने पर गैस का निकालना, ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। राइट आंसर क्या होगा, ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे, सॉरी बी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक जो है चमक होती है। कौन सा एक अधातु तत्व है लेकिन उसमें धात्विक चमक होती है, धातु वाला उसमें चमक होता है। ये आपका आयोडीन है। आयोडीन एक क्या है, तो अधातु है लेकिन चमक उसका धातु जैसा होता है। आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। धातु याद रखना प्रायः विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। किसका है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो क्या होगा, ये पवन हो जाएगा, पवन यानी कि वायु। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करेंगे, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें दोस्तों 80 से लेकर के 95% तक कार्बन होता है, वो कौन सा है। तो देखिए कोयला का सबसे जो उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, याद रखना ये एंथ्रासाइट होता है। इसी में दोस्तों 80 से 95% तक इसमें कार्बन होता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछे दिया यहाँ पे है कि सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान दोस्तों कितना होता है, तो कितना हो जाएगा 36.9 डिग्री सी। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 37 डिग्री सी भी, ध्यान रखना, ठीक है। 37 डिग्री सी भी आपका ये होता है, याद रखेंगे। या तो फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री जो है 98.6 यहाँ से जो है फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि अपने आप यह काम सीख लूंगा। ये हिंदी का प्रश्न अब शुरू हुआ। अपने आप यह काम सीख लूंगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है।
निजवाचक सर्वनाम ये आप है, आप यहाँ पे निजवाचक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी के लिए घबराना नहीं है, बहुत जल्दी ई बुक आप लोगों को मिल जाएगा और हिंदी का जो है ई बुक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, उससे भी प्रिंट आउट करा के आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, हिंदी नहीं छूटेगा। हालांकि प्रहार बैच में आपको सब्जेक्ट में यानी कि हिंदी जो पढ़ाएंगे तो आपको चैप्टर वाइज हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। समझदार शब्द का जो है विशेषण क्या होगा, यानी कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ से डी होगा, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित 4 विकल्प में से आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे कि रेखांकित शब्द में अवयव का भेद, ठीक है। ये दिन भर का यहाँ पे बताना है, तो दिन भर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा, क्रिया विशेषण का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया है। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। यह दोस्तों कह रहा है कि रेखांकित शब्द का समास क्या होगा, इसमें समास क्या होगा ये बताना है। राइट आंसर 70 का क्या होगा, ये 70 का दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अवयवी भाव समास। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, जीवन भर। यहाँ पे जो जीवन भर में दोस्तों यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है आजीवन भर यानी कि शादी न करने का, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अवयवी भाव समास। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछे, दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा, ये पताका। क्या होगा? पताका। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, युद्ध का विलोम क्या होगा, सॉरी वृद्धि का विलोम क्या होगा, वृद्धि का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो वृद्धि हो रहा है तो मतलब क्षय होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, लोकोक्ति का जो अर्थ होता है, इसी शब्द का अर्थ पूछ रहा है, तो लोक की विक्ति, लोक की विक्ति। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, लोक की विक्ति यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा है, राम जो है तंजू में पे गुरु न विसारो, गुरु के सम यहाँ पे दिया है कि हरि कुंज निहारो, यानी कि ये पंक्ति में महत्व दिया गया किसको, तो ये महत्व दिया गया गुरु को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि कौन जो है अन्य वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, कौन यहाँ पे एक अन्य वैदिक साहित्य का हिस्सा दोस्तों नहीं है। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 75 का ये डी हो जाएगा, ये वेदांग। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, वेदांग। चलिए आगे बढ़ेंगे, हिंदी शब्दकोश में अक्षर का दोस्तों यहाँ पे क्रम किस वर्ण के बाद आता है, अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद, आप तो लिखिए, आप ईयर लेवल लिखेंगे उसमें आ जाएगा हिंदी वर्णमाला में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 76 का, ये ए हो जाएगा, यानी कि जो है अक्षर जो आता है दोस्तों, ये क और हलंत अगर लिखेंगे प्लस स लिखेंगे तब आपको ये अक्षर आता है, यानी कि इस ऑप्शन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए याद रखेंगे, ठीक है। अक्षर तरह ज्ञा हम लोग लिखते हैं, तो ये क और प्लस क हलंत प्लस जो है आपको इस स से बना हुआ है। क्या दिया यहाँ पे, दिया है कि फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक तो है ही नहीं, मतलब आपको जो चुनना है इसमें से आर्टिकल में कि कौन सा एरर है या नहीं है, इस प्रकार से इसको चुनना है, ठीक है। कौन सा यहाँ पे एरर है या नहीं चुनना है, इस प्रकार से चुनना है। तो ये दोस्तों हैज़ बीन इशूड, ये आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, हैज़ यहाँ पे होना चाहिए, हैव यहाँ पे होना चाहिए, HAVE होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये फिल इन द ब्लैंक है, दिया यहाँ पे कि डैश यू हेल्प मी, तो डैश यू हेल्प मी सीधा अगर हम लोग करेंगे तो कुड लिखा रहता है, आप देखेंगे भी तो बाहर में कहीं पे लिखा हुआ रहता है, कुड यू हेल्प मी विथ द हाउस वर्क। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे फिर से दिया है फिल इन द ब्लैंक, ही ट्रेवल्स डैश कार, तो देखिए जब भी ट्रेवल आप करेंगे तो बाय का यूज करेंगे, चाहे साइकिल रहे, कार रहे, मोटरसाइकिल रहे, गाड़ी रहे, ट्रेन रहे, कुछ भी रहे, तो बाय लगाना है इसमें, क्या लगाना है, बाय लगाना है। तो ये आपको समझना है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश बस रिवीजन करते जाइए, आपका इसी में दोस्तों इंग्लिश का जो है एक हैबिट बन जाएगा, और हैबिट बन जाएगा 10 में से कम 4 क्वेश्चन भी आप सही कर लेंगे तो आपका स्कोर अच्छा खासा बढ़ जाएगा, ठीक है। डैश इज द सिनोनिम ऑफ डेनियल, डेनियल का सिनोनिम क्या होगा, डेनियल का सिनोनिम यहाँ पे दोस्तों ए हो जाएगा, रिजेक्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, एंटोनम चुनना है, एंटोनम चुनना है किसका, फेबल का, फेबल का एंटोनम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका डी होगा दोस्तों यहाँ से, रियलिटी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, एंटोनम मतलब उल्टा होता है, ठीक है, सिनोनिम मतलब समान अर्थ वाला। चलिए अंडरलाइन जो किया हुआ है इसके लिए आपको जो है चुनना है कि
फीज, ठीक है, फॉर हिज वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि डिस्कवर दैट यंग मैन यू ओवर हेड एंड ईयर। इसका राइट आंसर होगा 82 का दोस्तों यहाँ से ई हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, दिया यहाँ पे है दिया गया है कि गिवन द वर्ड्स, यानी कि सब्स्टिट्यूशन चुनने के लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसके लिए एक शब्द में आंसर दीजिए। ए सॉन्ग एम्बॉडिंग, यहाँ पे जो है रिलीजन्स एंड अक्रॉस एमोशन, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपका दोस्तों सी हो जाएगा, ये ह्यूमन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, राम इज नॉट फीलिंग वेल, राम इज नॉट फीलिंग वेल, इसका यहाँ पे चुनना है कि इसकी जगह पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे फीलिंग वेल दिया है और ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर, यानी कि ही डैश मतलब क्या, उसको ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे कौन सा सही है ये बताना है, तो आपका सी हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, ठीक है, इंडिवेयर जो यहाँ पे सही लिखा है। चलिए यहाँ पे दिया है अंडरलाइन जो दिया है, इसके लिए बेस्ट एक्सप्रेस वाला मीनिंग वाला चुनना है शब्द। इट वाज ए पेरिलस के यहाँ पे अगर लिखेंगे तो आपका ए हो जाएगा रिक्सी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे दोस्तों इसको जो है सोल्यूशन करना है, एकदम आपको जो है साइन बदल के इसका सोल्यूशन करना है। देखिए कूट भाषा में प्लस जो है गुना होता है और माइनस जो है प्लस होता है, और गुना जो है भागा होता है और भागा जो है माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस कर दीजिए, प्लस क्या हो रहा है, प्लस यहाँ पे गुना हो रहा है तो गुना का साइन दे दीजिए, और यहाँ पे देखिए भागा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, भागा के जगह पे माइनस दे दीजिए, और गुना क्या हो रहा है, गुना यहाँ पे भागा हो रहा है, भागा यहाँ पे दे दीजिए, कीजिए सीधा कैलकुलेशन, राइट आंसर निकल जाएगा। पहले क्या करो, फिर करो भागा, सकल गुणांक जोड़ घटावा, ठीक है, तो पहले वहाँ से शुरू करेंगे लास्ट से, ठीक है, तो ये 2 से भाग देंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, इधर आपका 6 रहेगा, इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपका जो है यहाँ से 3 हो जाएगा ना, 3 हो गया, और इसके बाद माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 और 1 के गुना करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना है 9 है, ठीक है, 9 है, जोड़ दिया 9 3 12 में से 3 दिन कटिएगा, 9 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि जिस प्रकार सांप मेढक से संबंधित है, जिस प्रकार सांप मेढक से संबंधित है उसी प्रकार मेढक से क्या संबंधित है। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है हालांकि, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, मक्खी से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे यहाँ पे कि ड्रीम को जो है आपको ये लिखा जा रहा है, ठीक है, फिर आपको इसको क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, ABCD जाते हैं कॉपी पे लिख लेना है, आपको आराम से बनेगा। इसमें क्या किया है तो 2 जोड़ के किया है, डी में 2 जोड़ा F हो गया, R में 2 जोड़ा T हो गया, E में 2 जोड़ा G हो गया। इसी प्रकार से क्या करेंगे तो E में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, E में 2 जोड़ेंगे तो G हो जाएगा, ठीक है, फिर आप F में जो है 2 जोड़ेंगे H हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी में 2 जोड़ के आगे बढ़ाया है। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछे, त्रिभुज में दिया है कि वर्ग लेखाकार, देखिए दिया यहाँ पे क्या है, वर्ग जो है ये लेखाकार को जो है दर्शाता है, त्रिभुज कलाकार को दर्शाता है, और वृत्त जो योजनाकार को दर्शाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है ये बताना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि आयताकार पुरुष को दर्शाता है, और अक्षरों का जो है कौन सा उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार है, जो है कलाकार। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो ये देखेंगे तो सी हो जाएगा, ये ए बी वाला इसका राइट आंसर होगा, ए बी वाला यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ए बी वाला हो जाएगा, जो कि ये वर्ग दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं वर्ग, ये वर्ग को यानी कि ये नहीं दर्शाता, लेखाकार के बारे में यहाँ पे नहीं कहा गया, ठीक है, बाकी चीज़ के बारे में कहा गया, तो बाकी चीज़ में आपको यही आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि लड़कियों की एक पंक्ति में सीता जो है बाएँ से 10वीं है, बाएं से कितनी है, सीता 10वीं है। तो यहाँ पे अगर सीता ये अगर हम लोग लेते हैं एक लाइन, तो इधर से ये सीता कितना है 10वीं है, एस लिख देते हैं, ठीक है 10वीं है। फिर यहाँ से करें कि लीना दाएं से 7वीं है, इधर से जो है ये 7वीं है लीना, ठीक है, एल लिख दिए। करें आपस में स्थान चेंज करता है, आपस में जो स्थान चेंज करता है, तो ये जो दोस्तों यहाँ पे करें कि आपस में स्थान चेंज करता है, सीता बाएं से 15वीं हो जाता है, इधर से जो आप सीता हो रहा है ये 15वीं हो जाता है। तो 15 जो हो जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो क्या करें टोटल संख्या, तो ये 15 हो गया, ये प्लस 7 इधर पहले से था, तो प्लस 7 करेंगे तो 15 7 कितना हो गया 22 हो गया, और जब भी जोड़ेंगे अगर कुल संख्या में तो एक घटाएंगे फिर तो 21 हो जाएगा यहाँ से, यानी कि 2 बार तो काउंट होगा नहीं, एक बार तो 7वीं संख्या भी काउंट हो जाएगा, एक बार 15वीं भी हो जाएगा, एक ही बार काउंट करना है तो 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है कि एच और डब्ल्यू का मासिक आय जो है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ का मासिक आय जो है 4:3 है, ठीक है, और उनके खर्च का अनुपात दोस्तों इतना दिया है, और उनमें से प्रत्येक जो है इतना मासिक बचत कर लेता है, तो राइट आंसर क्या निकलेगा, ठीक है। समीकरण से इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका सोल्यूशन हम PDF में भी दे देंगे।
ठीक है। तो पीडीएफ से भी बनाएंगे, ऐसे अब यहाँ पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक ने कितना खर्च किया आपको निकल जाएगा। जैसे आप 4 रुपया अगर 4 हस्बैंड अगर कर रहा है, उनमें से प्रत्येक दे दिया तब तो सिंपल है दोस्तों। प्रत्येक अगर दे दिया है तो 4x इसको मानेंगे, 4x कमा रहा है, खर्च कर रहा है ये 3x मान लेते हैं हम, इसको h को ही मान लेते हैं। और इसी दोनों का अंतर जो होगा वो बचत होगा, और यही बचत है 600 यानी कि x बराबर कितना हो गया, ये 600 हो गया सिंपली। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि W क्या है, कितना है, तो W का है कितना 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 से इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि आम के दोस्तों मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति जो है 40 रुपया में 4 आम कम खरीदते हैं, 4 आम कम खरीदते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि 4 आम कम मिलते हैं तो मिलते हैं, वृद्धि से पहले 15 आम का मूल्य कितना था। सिंपली यहाँ पे एक मूल्य अगर निकालेंगे एक आमों का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 बटे तो पहले 4 करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या करा 20% की वृद्धि हो रहा है, मतलब 20 और बट्टे यहाँ से हम लोग जो है पहले निकाल लेते हैं पुराना वाला, यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 धन ये 40, 0 और 0 ये कट गया, और यहाँ से काटेंगे तो ये आपका जो है 4 से कट जाएगा, 4 5 20, 4 3 12, 5 बट्टे 3 आपको दोस्तों एक आम का दाम निकल गया। अब यहाँ पे क्या करा 15 आम का, तो 15 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 3 5 15, 5 25, 25 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ में सोल्यूशन भी दे देंगे, वहाँ से भी समझेंगे, और एकदम इजी है, बेसिक सवाल है, तो आपको यहाँ पे बताएं तो उसको भी समझेंगे, कॉपी बनाएंगे। एक धावक है 200 मीटर दौड़ 24 सेकंड में दौड़ता है, तो उसकी चाल कितना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे हम लोग 200 बट्टे आपको समय भी दे दिया, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय, 200 मीटर है और दूरी, और 24 सेकंड क्या है समय है, तो क्या हो जाएगा 200 बट्टे 24 काटिए। और यहाँ पे देखिए ये तो निकला आपको मीटर पर सेकेंड में, इसको जब हम लोग बदलेंगे किलोमीटर प्रति सेकंड घंटा में तो क्या हो जाएगा 18 बटे 5 से भागा करेंगे यानी गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 6 3 18, 6 चौके 24, 5 चौके 20, यानी कि ये 10 हो गया। ठीक है, 10 या 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछे, करे कि किसी ए जो है किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, सी उतना समय लेता है जितना ए और बी दोनों साथ में मिलकर लेता है। ठीक है, तो बी और सी साथ में काम करे तो पूरा दिन काम करने में कितना समय लगेगा। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, तो पहले ए बी का काम निकाल लेना, फिर यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, तो ए बी का काम जो होगा वो सी के बराबर हो जाएगा, तो सी का दिन निकल जाएगा, और फिर उसको बी का यहाँ पे दिया ही है 12, इसके साथ जोड़ के आप काम निकाल लेना। कैसे निकालेंगे थोड़ा समझा देते हैं पहले। ए बी का अगर हम लोग निकालेंगे दोस्तों, ए बी का काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12 हो जाएगा, 12 एलसीएम हो गया, 6 दूना 12 2 हो गया, इधर आपका 12 का 12 1 हो गया, 12 बट्टे यहाँ से कितना 3 हो गया, 3 चौके 12 4 निकल गया। यानी कि जो 4 दोस्तों यहाँ पे निकला, ये आपका 6 दूना 12 2 और 12 का 12 1 3, हाँ 3 हो गया, 3 चौके 12 4 दिन जो यहाँ पे हुआ, ये सी इतना दिन में काम कर रहा है। अब बी सी नहीं निकल जाएगा, बी आपको 12 दिया है और सी आपको 4 निकल रहा है, क्योंकि ये ए और बी जो काम कर रहा है वो सी के बराबर है, तो सी 4 दिन में इसका मतलब कर रहा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 1/12 प्लस 1/4 अब निकाल लेंगे, 12 फिर एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 12 का 12 4 तिया यहाँ से 12, तो कितना हो गया यहाँ से 4 3 दिन यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या करा है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, तो 11 गुना पहले 50 करेंगे तो कुल निकल जाएगा 11 5 55, यानी कि ये 550 आपको यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे क्या करा है कि पहले 6 का औसत कितना है 49 है, तो पहले 6 का निकाल लीजिए, 6 गुना 49 करेंगे, तो 6 गुना जो 49 करेंगे तो आपको कितना होगा, ये 294 हो जाएगा। अंतिम 6 का यहाँ पे 62 दिया, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, ये 62 की जगह 52 कर लेना। 6 गुना अगर हम लोग यहाँ पे 52 करेंगे तो ये आपको गुना करके आएगा 312। ठीक है, इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ये 606 आएगा। ये इसी का अंतर यहाँ से कर लेंगे तो कितना होगा, वही आपका अंतिम परिणाम होगा, छठा परिणाम होगा, नहीं अंतिम नहीं छठा परिणाम होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आपको घटाएंगे दोस्तों तो 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा, जनवरी 2024 में किस भारतीय व्यक्ति को जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, शशि थरूर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा, जनवरी 2024 में किस भारतीय राज्य ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है। मिशन दक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये अपना बिहार की है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, मिशन दक्ष यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे इसी के तहत क्या कर रहा है, जैसे देखते हैं स्कूल में पहले छुट्टी हो जाता है और जो कमजोर बच्चा होता है उसको रख के टीचर फिर रहेगा उस और 1 घंटा और फिर आपको पढ़ाता है, यानी कमजोर बच्चे को अलग से जो है ध्यान केंद्रित कराएगा, अलग से उसको पढ़ाएगा। ठीक है,
जनवरी 2024 में भारतीय व्यक्तित्व को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तिगत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। राइट आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, पीवी सिंधु। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा, जनवरी 2024 में किस भारतीय व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक यानी कि IOC के जो है ऑर्डर ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। VVI क्वेश्चन याद रखने, नरेंद्र बात्रा, ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का खान सर का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं प्रहार बैच में, ये उसका 17वां सेट था, 17वां क्लास था। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और जो याद रखना सुन लाइक सभी लोग जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। और प्रहार बैच जो अभी तक नहीं लिए हैं, प्रहार बैच आज ही लीजिए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। आप फ्री हो जाएंगे एक तरह से, आप एग्जाम पास करने के लिए हम आपको इसमें इतना पढ़ा देंगे और इतना तैयारी इसमें हो रहा है एक रणनीति के तहत, ठीक है। बैच लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेना और बोलना सर हमको बैच चाहिए, प्रहार बैच, ठीक है। मात्र ये कोर्स जो है 250 रुपया का है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।